हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 9th के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था इनर्शिया और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले हम लोग मोमेंटम की बात करते हैं। क्या होता है मोमेंटम? मोमेंटम मोमेंटम की डेफिनेशन जानते हैं। इट इज द इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी है, दिस इज वैन। अगर इसका मास m है और इसको एक मैन है जो कि F फोर्स लगा के पुश कर रहा है, तो अब ये किस में है? रेस्ट में है। तो फोर्स लगाने की वजह से इसकी वेलोसिटी में इसने क्या किया? चेंज कर दिया, तो इसको मोमेंटम मिल गया। वो मोमेंटम कितना हुआ? मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। ये होगा मास इंटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द मोमेंटम हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन सेम एज द अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी अप्लाई होगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट देख लेते हैं क्या होगी। यूनिट होता है, देखो, मास का यूनिट होगा किलोग्राम। यहाँ पे फॉर्मूले में जहां मल्टीप्लाई है वहां पे यहाँ पे डैश लगेगा। वेलोसिटी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको वेलोसिटी दे दिया, मास तो उसका कुछ ना कुछ रहेगा ही, तो आपने क्या किया? उसको मोमेंटम दे दिया। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि इनर्शिया पे बेस्ड होता है, और इनर्शिया बेस्ड होता है मास पे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि एक सेम साइज का रबर का बॉल है, एनसीईआरटी में आया था, और एक स्टोन है, तो बताइए किसका मास, किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी कि स्टोन के बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इट इज द इट इज द रेट ऑफ, ऐसे लिखते हैं, द रेट ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन the rate of change in momentum the rate of change in momentum is directly proportional to directly proportional to applied force होता है। यानी कि मोमेंटम में जितना आप चेंज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, अप्लाइड फोर्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक कार है जिसका मास है m। एक मैन है, इसको फोर्स लगा रहा है F। ओके, तो फोर्स F लगाने से इनिशियली ये रेस्ट में है, तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u0 है। अब फोर्स लगाने से इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई, तो मान लीजिए u से ये वेलोसिटी v गेन कर लिया। u0 मत लीजिए।
ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं हमारा u है। तो रेट ऑफ चेंज इन, देखिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए हम यूज करेंगे, चेंज के लिए सिंबल जो यूज करेंगे ये यूज करेंगे डेल्टा, और इसके लिए हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे ऑलवेज। तो यहाँ पे देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज के लिए हम यूज करेंगे डेल्टा, मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम, रेट यानी कि डिवाइड बाई टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब देखिए रेट ऑफ चेंज, रेट मींस चेंज टाइम के हिसाब से इसके मोमेंटम में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स। अगर ये कार है, अगर आप इसको पुश करोगे तो जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा इसकी वेलोसिटी में चेंज होगी। तो F इज इक्वल टू, साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू 1 लेंगे, डेल्टा P बाई डेल्टा T। K की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा P बाई डेल्टा T। मान लीजिए इसको ने कार को पुश किया और कार अब यहाँ पे आ गई, कार जस्ट यहाँ पे आ गया, तो इसके मास में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। पहले इनिशियल वेलोसिटी u था, वेलोसिटी इसकी v हो गई, तो चेंज किस में हुआ है? वेलोसिटी में हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा m, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है? वेलोसिटी में चेंज m इंटू वी, मोमेंटम क्या लिखते हैं? m इंटू वी डिवाइड बाई डेल्टा t। तो F इज इक्वल टू m, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, देखिए इसके मास में कोई चेंज होगा नहीं। जितना, अगर मान लीजिए 100 केजी की कार थी तो अभी भी ये 100 केजी की ही रहेगी, इसके मास में चेंज हो नहीं रहा, चेंज हो रहा किस में? वेलोसिटी में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m डेल्टा v बाई डेल्टा t। देखिए यहाँ से ये डेल्टा v बाई t क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और इसको हम जानते हैं ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होगा मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका सिंबल होता है, ऊपर एरो हेड लगाते हैं, इसकी यूनिट होगी न्यूटन, इसकी यूनिट होगी न्यूटन। तो एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो देखिए अगर ये राइट वर्ड्स फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आएगा। तो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, जो कि जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा m v बाई डेल्टा t। तो इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t। F इज इक्वल टू m डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये हो गया F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां से हमारा डेफिनेशन निकला है। अब इसमें क्या होगा कि मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये कार है, अगर आपने फोर्स इधर लगाया तो इसकी डायरेक्शन भी, इसमें मोमेंटम भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा अगर आपने फोर्स इधर कोई लगाया गया तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग। हेलो बच्चों, तो हमने देखा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का बुक आपके सामने है। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है?
इसको हम लोग जानते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m चेंज इन वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी v हो और इनिशियल वेलोसिटी u हो तो इसको लिखा जा सकता है v माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो इस तरह से न्यूटन सेकेंड लॉ से हमारा फॉर्मूला आ गया, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सलरेशन। तो इतने फॉर्मेट में आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए, अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा लॉज ऑफ मोशन, उससे बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि एक्सलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि एक मास है, जिस 5 kg का मास है उस पे काम कर रहा है 2 सेकेंड के लिए। टाइम है हमारा 2 सेकेंड के लिए काम कर रहा है, और मास दिया गया है m इज इक्वल टू 5 kg। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए शुरू में वेलोसिटी u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसकी है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। पूछा, कह रहा है कि बताइए कि कितना इस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। फिर से कह रहा है कि नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ये जो फोर्स है t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए अप्लाई होगा तो कितना तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले हम ले लेते हैं कि फोर्स कितना होगा। तो फोर्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। देखिए फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि m डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। तो चलिए फोर्स निकाल रहे हैं। F इज इक्वल टू मास क्वेश्चन में दिया गया है 5 kg है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी है 7। देखिए हमने बताया था कि जब भी चेंज दिया रहेगा तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, तो v माइनस यू लेना है डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो फाइनल वेलोसिटी है 7 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 3, और वेलोसिटी चेंज होने में टाइम कितना लगा है, 2 सेकेंड लगा है। तो डेट इज F इज इक्वल टू 5 इंटू 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 2। 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी कि फोर्स मिल गया हमको कितना, 10 न्यूटन का फोर्स मिल गया। अब कह रहा है कि बताइए कि जब टाइम वही फोर्स हो और टाइम 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हो तब कितना फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी। तो चलिए इसको सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि m इज इक्वल टू 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी वही है 3 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स निकाल लिया है, फोर्स कितना है 10 न्यूटन आया है। तो कह रहा है कि अगर t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए वही फोर्स लगा रहे तो कितना इसका फाइनल वेलोसिटी होगा। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है m डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो इसको हम लिख सकते हैं m v माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। ओके, तो अब हमें फाइनल वेलोसिटी ये निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। f की वैल्यू है 10 हमने निकाल रखा है, मास दिया गया 5, v कितना दिया है, v दिया गया है हमें, v तो फाइंड आउट करना है, u कितना है 3 है डिवाइड बाई डेल्टा टी, यानी कि 5 सेकेंड के लिए लगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू v माइनस 3, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 डेट मीन्स 13 मीटर पर सेकेंड का फोर्स वेलोसिटी उसकी हो जाएगी।
आई होप कि ये समझ में आया होगा। एक दो बार देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। इसको एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ, तो हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला टॉपिक है हमारा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होगा? if the if resultant of all forces will be zero on a body is known as जो टॉपिक है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में देखा कि एफ इजिकल टू एम ए होता है फोर्स, एफ इजिकल टू एम इंटू ए। तो बैलेंस फोर्स का मतलब होगा व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। देखिए रिजल्टेंट की बात कहा जा रहा है। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नोन एज बैलेंस फोर्स। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्सेज लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे लग रहा है एफ इक्वल टू 20 न्यूटन और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू 20 न्यूटन। तो अगर इस पे नेट फोर्स निकालें तो देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन राइट वर्ड है, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड है। यानी कि नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 20 माइनस 20। नेट फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो। नेट फोर्स हो जाएगा हमारा जीरो। यानी कि रिजल्टेंट फोर्स अगर उस पर जीरो आ जाएगा तो उसे हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। तो ऐसा नहीं कि बैलेंस फोर्स में फोर्स लगेगा, नहीं, फोर्स लगेगा लेकिन उसका रिजल्टेंट ओवरऑल वैल्यू जीरो आ जाएगी। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है एफ इजिकल टू 5 न्यूटन, तो एक फोर्स इधर भी अगर लग जाए एफ इजिकल टू 5 न्यूटन तो इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स हमें जीरो मिलेगा। तो कभी भी बैलेंस फोर्स में नंबर ऑफ फोर्सेज लगते हैं लेकिन उस केस में रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू जीरो होने के लिए एफ इजिकल टू हम जानते हैं एम इंटू ए होता है, इसका कुछ मास होगा। तो नेट फोर्स हमारा हो गया जीरो इजिकल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो ए इजिकल टू हो जाएगा जीरो बाई एम, यानी कि एक्सलरेशन ए इक्वल टू हो गया जीरो। तो जब भी बैलेंस नेट फोर्स जीरो होगा उसमें एक्सलरेशन कितना आएगा? जीरो। यानी कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में ही यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज देखने को ना मिलेगा तो अब आप कह सकते हैं कि बॉडी हमारी क्या है? बैलेंस फोर्स। पे बैलेंस फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स देखते हैं। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट इक्वल टू जीरो द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स। तो देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू 20 न्यूटन और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ इक्वल टू 15 न्यूटन। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स लगेगा हम 20 माइनस 15। इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है इसलिए माइनस कर दे रहे हैं। देखिए 15 वाले की डायरेक्शन इधर है और 20 वाले की डायरेक्शन इधर है, तो 20 माइनस 15 कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 न्यूटन। यानी कि ब्लॉक अब मूव करेगा, किधर करेगा? जिधर फोर्स ज्यादा है।
तो जिधर फोर्स ज्यादा है उधर की तरफ मूव करेगा, तो कितना इफेक्ट से करेगा? 5 न्यूटन के इफेक्ट से, क्योंकि 15 न्यूटन और 15 न्यूटन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 न्यूटन का आपको अनबैलेंस फोर्स मिलेगा जो कि उसमें मोशन लेके आएगा। तो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन से जब ये जो एक्सलरेशन मिलेगा इसमें अनबैलेंस फोर्स की वजह से मिलेगा। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है? नेट इफेक्ट जीरो नहीं होता है, नेट इफेक्ट जीरो नहीं होता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी कि नेट मोमेंटम हमेशा क्या हो जाएगा? कंजर्व रहेगा। तो मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और ये एक दूसरा मास है m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। इससे टकराया, टकराने के बाद m1 की वेलोसिटी चेंज हो गई, कितना? v1, और m2 की वेलोसिटी चेंज हो गई कितनी? v2। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो देखिए m1 का मोमेंटम क्या होगा? हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी होती है m1 इंटू u1 प्लस दूसरे का मोमेंटम कितना होगा? m2 इंटू u2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1 का मोमेंटम कितना होगा? m1 इंटू v1 प्लस m2 का मोमेंटम कितना होगा? m2 इंटू v2। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें डायरेक्शन का ज्यादा रोल है, चलिए डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़े हैं, इधर की डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेंगे। लेफ्टवर्ड की डायरेक्शन क्या लेते हैं? नेगेटिव। अपवर्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड की नेगेटिव। तो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है m2। शुरू में दोनों की ही वेलोसिटी एक डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। दोनों टकराए, दोनों के बीच कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी राइटवर्ड हो गई और m2 की वेलोसिटी लेफ्टवर्ड हो गई। तब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू होता है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो m1 का मोमेंटम होगा m1 इंटू u1, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड है, तो यहाँ पे प्लस रहेगा, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। m2 का मोमेंटम कितना होगा? m2 इंटू u2, क्योंकि राइटवर्ड है, राइटवर्ड हमने देखा कि वेलोसिटी पॉजिटिव लिया है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। फिर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बाद ये हमारा सिचुएशन है m2 u2। तो m1 का जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा? m1 इंटू v1। अब देखें m2 का जो वेलोसिटी एक किधर है? लेफ्टवर्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, क्योंकि लेफ्टवर्ड वेलोसिटी हम लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा m2 इंटू v2। अगर आपसे कोई कहे कि बॉडी हमारी रेस्ट में है,
क्या कहेगा, कहेगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी हमें क्या लेना है, उसकी हमको वेलोसिटी लेनी है 0। अगर कहे कि बॉडी एक रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी हमें 0 लेना है, यानी कि जिसकी वेलोसिटी अगर 0 लेगा तो 0 ले लेंगे, जो रेस्ट में होगा उसकी वेलोसिटी 0 ले लेंगे।